बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने डाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन जो है ना, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ़िज़िकल डाइजेशन होती है और केमिकल डाइजेशन होती है। और फिर इस डाइजेशन प्रोसेस की जो अहमियत है वो क्यों है, वो हमने सब पढ़ी थी। फ़िज़िकल डाइजेशन में जो चीज़ें इन्वॉल्व थी डाइजेशन प्रोसेस में, अमल में, वो जो है वो थी फूड की चेविंग थी, दांतों के ज़रिए ग्राइंडिंग थी, फिर पेरिस्टालिसिस के ज़रिए उस खुराक को नीचे पुश किया स्टमक पे, स्टमक ने भी फिर फ़िज़िकल डाइजेशन की कंट्रैक्शन के ज़रिए, और फिर पेरिस्टालिसिस के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गए। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है ना फिर क्या हुआ, केमिकल डाइजेशन हुआ। माउथ में जो है ना फ़िज़िकल और केमिकल डाइजेशन दोनों हुए। फ़िज़िकल दांतों से हुआ, केमिकल जो है ना वो स्लाइवरी ग्लैंड्स से हुआ, स्लाइवा से हुआ केमिकल डाइजेशन। और फिर जो है ना स्टमक में फ़िज़िकल भी हुई और केमिकल भी हुई। केमिकल डाइजेशन जो है ना वो पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से हुई। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियाटिक जूस और बाइल्स ने केमिकल डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए। और फिर पेरिस्टालिसिस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम और एनस के थ्रू स्टूल बाहर एक्सक्रीट हो गया। फिर उसके बाद जो है ना हमने, और इम्पोर्टेंस इसकी क्या थी, इम्पोर्टेंस ये थी कि हम जो भी खुराक सब्ज़ियाँ या फ्रूट्स लेते हैं, फल लेते हैं, तो वो डायरेक्ट तवानाई और एनर्जी के फॉर्म में नहीं होता। वो जो है ना डाइजेशन के बाद जो है ना वो खुराक या वो फल या वो सब्ज़ियाँ ताकत के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में या न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फिर मुहैया हो जाते हैं। और फिर उससे क्या काम लिया जाता है, फिर बॉडी सेल्स जो है ना उन न्यूट्रिएंट्स को, उन ताकत को, उन ग़ज़ा को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ लिविंग सेल्स डिपेंड ऑन क्या, एनर्जी, एंड एनर्जी कम्स फ्रॉम डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो एनिमल्स या इंसान या जानदार ज़िंदा रहते हैं सेल्स की फंक्शन के वजह से। तो सेल्स के फंक्शन को क्या ज़रूरी होता है, एनर्जी, ताकत की ज़रूरत होती है। और वो ताकत कहाँ से आती है, डाइजेशन के अमल से, खुराक के डाइजेशन से वो ताकत जो है ना वो आती है। तो डाइजेशन से ही वो न्यूट्रिएंट्स मिलती है जो सेल्स के लिए ज़रूरी होती है और जो लाइफ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। तो इस वजह से डाइजेशन जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी के लिए और लाइफ के लिए और लिविंग सर्वाइवल ऑफ सेल के लिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने डाइजेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स पढ़े थे कि मुख्तलिफ़ फूड की डाइजेशन कैसे होती है और किस तरह होती है। उसमें जो है ना हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, स्लाइवरी एमाइलेज के बारे में पढ़ा था, जो मुंह में होते हैं, स्लाइवा रिलीज़ करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड में तब्दील करते हैं या उनको हज़म करके मोनोसेकेराइड जो है ना हमें देते हैं। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदे में होता है और वो प्रोटीन्स को हज़म करके अमाइनो एसिड देते हैं। फिर हमने पढ़ा बाइल और पेंक्रियाटिक जूस का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स को या फैट्स को कन्वर्ट करते हैं, हज़म करते हैं किस चीज़ में, फैटी एसिड्स में। तो आज हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खामियाँ आती हैं वो क्या है और वो किस चीज़ों से आती है। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स किसे कहते हैं, खामी को या ख़राबी को कहते हैं, ख़राबी को कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने पढ़ा है कि इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं।
तो मतलब ये हुआ कि उन आर्गन्स की ख़राबी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ख़राबी है, डिसऑर्डर है, वो क्या है? वो है डायरिया। ठीक है, तो डायरिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि डायरिया कौन सी ख़राबी है। ये क्या है? इंक्रीज़ ऑफ बाउल मूवमेंट्स है। अच्छा, बाउल मूवमेंट्स है क्या चीज़? ये बेसिकली है जब बाउल मूवमेंट्स का मतलब क्या है कि आप एक दफ़ा से या दो दफ़ा से ज़्यादा बाथरूम जाएं और क्या करें? एक्सक्रीशन आप स्टूल की एक्सक्रीशन करें, तो उसको कहते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा, तो उसको कहते हैं डायरिया। और उर्दू में हम इसको कहते हैं दस्त। ठीक है, तो डायरिया किसे कहते हैं? दस्त को कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि आपके मैदे में फ्लूइड ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लूइड्स क्या हो जाती हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लूइड्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, फ्लूइड्स इंक्रीज़ हो जाती है, नमी या पानी ज़्यादा हो जाती है स्टूल में, इंटेस्टाइन में। जब लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में पानी ज़्यादा हो जाती है तो स्टूल के साथ वो मिक्स हो जाती है और स्टूल किस तरह से बन जाता है? लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली हो जाता है गंदा खुराक से या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये डिसऑर्डर हो जाती है। तो फ्लूइड्स इंक्रीज़ हो जाती है इंटेस्टाइन में और वो क्या करती है? स्टूल को लिक्विड बना देती है। ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी भी इसके साथ जो है ना, हमारे जिस्म से मिनरल्स भी निकलते हैं। तो इनकी सिम्टम्स क्या है डायरिया की? सिम्टम्स डायरिया की क्या है? सिम्टम्स इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, या क्रैम्प्स होंगे, मरोड़ होंगे। ठीक है, और क्या होगा इसके साथ? वॉमिटिंग और उल्टियाँ भी आएंगी इसके साथ। तो ये था डायरिया, दस्त, जिसमें क्या हो जाता है कि बंदा स्टूल जो है ना, वो क्या हो जाता है? लूज़ हो जाता है, फ्लूइड लिक्विड बन जाता है और बंदा एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा फिर बाथरूम जाता है। किस चीज़ के लिए? एक्सक्रीशन ऑफ स्टूल के लिए। तो इस किस्म की कंडीशन डिसऑर्डर को कहते हैं डायरिया। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? सेकंड डिसऑर्डर हमारे पास है, वो है कॉन्स्टिपेशन। हमारे पास दूसरा डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है? बाउल मूवमेंट्स बिकम टफ। ठीक है, बाउल मूवमेंट्स क्या है? बाथरूम जाने की ख्वाहिश या स्टूल एक्सक्रीशन को बाहर करने की जो ख्वाहिश होती है उसको कहते हैं बाउल मूवमेंट्स। ठीक है, बाउल मूवमेंट्स बिकम हार्डर। ठीक है, तो क्या हो जाती है बेसिकली कॉन्स्टिपेशन में? कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? कब्ज़ को कहते हैं। ठीक है, कब्ज़ को कहते हैं। मतलब है कॉन्स्टिपेशन का कि जब
एक्सक्रीशन जो है ना मुश्किल से हो बॉडी से, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिपेशन। बंदा बाथरूम जाए और स्टूल एक्सक्रीट करने की कोशिश करे लेकिन स्टूल एक्सक्रीट ना हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। या मुश्किल से वो स्टूल जो है ना एक्सक्रीट हो, तो उसको कहते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन 1 टाइम इन अ डे जाता है वॉशरूम बाउल मूवमेंट्स के लिए या स्टूल एक्सक्रीट करने के लिए, और उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, वो 2 दिनों तक या 2 दिनों में 1 दफ़ा फिर बाथरूम जाएगा, और वो भी बाउल मूवमेंट सही तरह से नहीं होगी, मुश्किल से होगी या आधी हो जाएगी, और आधी क्या हो जाएगी, रह जाएगी। तो ये किस वजह से, ये इस वजह से होता है कॉन्स्टिपेशन के इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब टू मच वाटर फ्रॉम स्टूल। जब स्टूल से इंटेस्टाइन, फुजले से इंटेस्टाइन जो है ना ज़्यादा मकदार में पानी जज़ब कर देता है, तो वो स्टूल कैसे हो जाएगा, वो स्टूल हो जाएगा हार्ड एंड ड्राई। जब वो फुजला सख्त हो जाएगा और खुश्क हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मुश्किल से जो है ना बॉडी से बाहर फिर एक्सक्रीट होगा। तो इस कंडीशन को, इस डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है। ठीक है, कि इस बंदे को कॉन्स्टिपेशन हुई है या कब्ज़ हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड डिसऑर्डर थी। थर्ड डिसऑर्डर जो हमारे पास है वो है हार्ट बर्न, जलन, सीने की जलन या दिल की जलन आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली ये एसोसिएटेड है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ, जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है और ख़ुराक को हज़म करता है। तो ये बेसिकली वो कंडीशन होता है जब when HCl or hydrochloric acid in stomach produces large amount it produces acidity which in turn results in heartburn। ठीक है, अच्छा, क्या हो जाता है जब मैदे में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है, और वो अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा, एसिडिटी पैदा करेगा। एसिडिटी मतलब तेज़ाबियत पैदा करेगा। तो तेज़ाबियत से क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जब जो चीज़ें आपने खाई होंगी वो क्या होंगी, आपके मुंह तक वापस आएंगी। ठीक है, तो उसके साथ जो है ना क्या हो जाएगा, आपका दिल या सीने में जलन जैसी फीलिंग्स, एहसासात होंगे, तो इसको कहते हैं हार्ट बर्न। ठीक है, जो मैदे की एसिड की वजह से जो फीलिंग आपको आती है, आपको जलन सी फील होती है सीने में, तो उसको कहते हैं हार्ट बर्न। ठीक है, तो ये इंडाइजेशन या एसिड रिफ्लेक्स की वजह से होता है,
और एसिड रिफ्लेक्स मीन कि वो एसिड जो ज़्यादा बन जाता है वो फिर मुंह तक वापस आता है, ठीक है, और उस वजह से बर्न फील होती है, जलन फील होती है सीने में या दिल में, ठीक है। चौथा जो हमारे पास है वो है अल्सर, ठीक है। ये हमारे पास एक और डिसऑर्डर ख़राबी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अल्सर किसे कहते हैं? अल्सर बेसिकली कहते हैं कि डैमेज टू इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटरनल लाइनिंग मतलब वो ऊपर वाला हिस्सा उस आर्गन का, अगर उसको कोई नुकसान पहुंच जाए या मैदे में या आंत में, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्सर कहेंगे। अल्सर बेसिकली किसे कहते हैं? ज़ख़म को कहते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम्पल ले, ये एक आर्गन है और ये इसकी इंटरनल लाइनिंग है, इसको अगर कुछ डैमेज हो जाए, नुकसान पहुंचे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज़ख़म लग जाएगा ना। तो इस तरह से अगर मैदे के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर इस किस्म का डैमेज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे कि ये अल्सर है, ज़ख़म है। तो स्टमक का जो अल्सर होता है वो किस वजह से होता है? वो बेसिकली 2 रीज़न से होता है, 2 रीज़न से। नंबर 1 है HCl से, नंबर 2 है बैक्टीरिया से। HCl से कैसे होगा? HCl से जब ज़्यादा मकदार में HCl बनता है और यही रूटीन कुछ अरसे तक जो है ना, लंबे अरसे तक जारी रहे, तो वो क्या करेगा? तो वो मैदे की इंटरनल लाइनिंग को ख़राब करेगा, ये तेज़ाब। तो वो क्या करेगा? डैमेज पहुंचाएगा, और डैमेज की वजह से क्या बनेगा? अल्सर बनेगा, ठीक है। अल्सर बनेगा डैमेज की वजह से। फिर जो दूसरा अल्सर जो हमारे पास बनता है जिस वजह से, वो क्या है? बैक्टीरिया है। तो एक बैक्टीरिया की एक किस्म है जिसको कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? ये मिसालेदार ख़ुराकों में होता है, उसके ज़रिए जो है ना मुंतकिल होता है, या ज़्यादा टेंशन की वजह से भी मैदे में सिक्रीट होता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो क्या है? और इसके अलावा ये जो है ना फिर क्या काज करता है? ये बैक्टीरिया अल्सर पैदा करता है। इसके अलावा ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा परेशानी और किसी दवाइयों की इस्तेमाल से भी अल्सर बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्पिरिन मेडिसन की ज़्यादा इस्तेमाल से भी क्या होता है? अल्सर बन सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर कैसे बन सकता है? लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर बनता है किस वजह से? कंस्टिपेशन की वजह से। जब ज़्यादा अरसे तक कब्ज़ हो या स्टूल फौजला जो है ना वो बहुत सख्त और खुश्क हो, तो वो फिर क्या करता है? इंटेस्टाइन के जो वाल्स हैं उनको इरोड करता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या करता है? उनको ज़ख्मी करता है, और क्या बनाता है? फिर अल्सर बनाता है, ठीक है। तो उस अल्सर को हम बाज़ औक़ात फिर कहते हैं, जो अल्सर बनते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको हम कहते हैं पाइल्स आर हेमोराइड्स। और
उर्दू और पश्तो में हम कहते हैं बवासीर। ठीक है, तो ये कहाँ पे बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और किस वजह से? कॉन्स्टिपेशन से की वजह से बनता है, जब स्टूल ज़्यादा सख्त हो और खुश्क हो, या ज़्यादा टेंशन की वजह से, या ज़्यादा परेशानी की वजह से क्या बनता है? अल्सर बन जाता है बड़ी आंत में, और उसको क्या कहते हैं? पायल्स कहते हैं, या उर्दू में बवासीर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फैक्टर्स है उनके बारे में इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या हैं जो डायरिया और इन डिसऑर्डर्स को काज करती हैं। फिर जो है ना हमारे पास एक्सरसाइज है, वो भी इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। और किसी जगह आपको कोई डिफ़िकल्टी हो या किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।